हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और मेरा नाम है भाई आयुष सिसोदिया और आज 10 मिनट रैपिड रिवीजन में हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे कि ये जो सीरीज आपके लिए लाई गई है वो सिर्फ इसलिए लाई गई है ताकि आप लोग एग्जाम से पहले 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर दो। और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स मैंने डाले हैं, तो 10 मिनट का टाइमर हम करते हैं यहां पे स्टार्ट और इसको हम कर देते हैं भाई थोड़ा सा साइड में और देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, एक नंबर में भी जरूर आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह, लीनियर इक्वेशन की तरह ही। तो सबसे पहली चीज, आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। यहां पर वेरिएबल, जो भी मेरा वेरिएबल होगा अगर उसकी पावर है 2 तो वो कहलाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज, इक्वेशन वर्ड है मतलब यहां पे इक्वल में भी कुछ रहने वाला है, LHS एंड RHS। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है जिसमें ABC मेरे रियल नंबर है और A मेरा 0 के बराबर नहीं रहेगा, यानी कि AX² प्लस BX प्लस C। आप यहां पे देख सकते हो मेरे पास यहां पे पावर 2 है, दैट मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना स्क्वायर का होना जरूरी है, इसलिए A तो मेरा 0 के बराबर नहीं होने वाला बिल्कुल भी। दूसरी चीज, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, यानी जनरली x की कुछ ऐसी वैल्यू जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था इक्वेशन का, इसको 0 बना दे। जैसे ही वो उसको 0 बना देगा वो कहलाएगा इसका रूट। सपोज मैंने अगर x की जगह अल्फा पुट किया तो यहां पे भी अल्फा पुट किया और ये मेरा अब 0 बन चुका है, तो ये कहलाएगा रूट। लेकिन अगर बात आती है सॉल्विंग की, तो सॉल्व करने के लिए जो भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहां पे x की वैल्यू मेरी क्या रहने वाली है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू क्या रहने वाली है, जिसके मेरे पास है टोटल मेथड्स यहां पे, यानी कि 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स मेथड, ये क्लास 8th में आपने पढ़ा है। रीग्रुपिंग वगैरह इधर उधर शफल करके आप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटीज की मदद से भी आप कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इनका भी यूज कर सकते हैं आप। और लास्ट में है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये भी काफी काम आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करता हूं। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से एक क्वेश्चन यहां पे समझते हैं। मेरे पास यहां पे क्या गिवन है, ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा पूरा b एंड ये रहा मेरा पूरा c। आप यहां पे देख सकते हैं a, B एंड C। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, विद साइन, याद रखना विद साइन, A और C को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने A और C को मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया है 6। दूसरी चीज, मेरा B मुझे क्या गिवन है, B मुझे गिवन है -2√6। अब मुझे कुछ इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि मुझे इसके कुछ इस तरीके से यहां पे स्प्लिट करना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है विद साइन, यानी कि +2 +3 या फिर +6 है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो +6 के बराबर है, और जब उन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो इसके बराबर है। क्या हो सकता है ऐसा, 2 और 3 को ऐड करूंगा तो वो तो आ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं √6 को प्रोडक्ट करूं तो +6 आ रहा है, लेकिन अभी भी माइनस साइन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आ रहा है +6 और वो भी आ रहा है, यानी कि मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। तो 3x² -√6x -√6x +2 = 0। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, पहले दो चीजों में से कॉमन लेना है, नेक्स्ट दो चीजों में से कॉमन लेना है, इस तरीके से कि दोनों के ब्रैकेट्स एकदम एग्जैक्टली सेम रहे। तो चलिए मैं यहां से 3 और x कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैंने 3 और x कॉमन लिया तो 3 मेरा नहीं आ पा रहा है, तो मैंने √3x कॉमन लेके देखा, तो यहां पे मेरा √3 बच गया, क्योंकि 3 में से एक √3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। अब √6 में से √3 बाहर आ गया तो फिर √2 बच गया। बस यहां पे अगेन इन दोनों में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं, तो √2 इसमें से कॉमन आ गया तो √3x रह गया। फिर यहां पे क्या, बाहर माइनस साइन है तो माइनस आ गया, यहां पे √2 आ गया, इक्वल टू 0 तो है ही। ध्यान से देखो मेरे ब्रैकेट्स अब बिल्कुल सेम है, दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको अगर मैं यहां पे बाहर निकाल लेता हूं तो √3x -√2 ये आ चुका। अंदर क्या रह गया, ये एंड ये आ गया √3x -√2। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको अगर √3 -√2 का होल स्क्वायर ये हो चुका है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/√3, यानी इक्वल टू आप 0 कर दोगे तो यहां से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ इसी तरीके से
क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आ सकता है। लेकिन दूसरा तरीका, जो एक और तरीका है मेरे पास, वो है मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो मेरा रूट की वैल्यू रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है भाई, है ना। जो मेरा यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो इसको सॉल्व करने से आएगी, जिसमें मेरा a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, और यहां पे आपको डालना है यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इस तरीके से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। आपको दिख गया होगा, वो पहले मैंने रूट गलत बना दिया था, बट अब आई होप आपको दिख गया होगा। और इसको हम रूट डी भी बोलते हैं, यानी डी की वैल्यू मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac के भी बराबर होता है। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि d की वैल्यू निकाल के मुझे एक चीज पता चल रही है कि अगर मेरा d बड़ा आ रहा है 0 से, दैट मींस मेरा जो ये पॉजिटिव एक चीज देगा मुझे, है ना, अंडर रूट पॉजिटिव देगा, तो उस केस में मेरा आंसर रियल आएगा। दो चीजें आएंगी और वो अनइक्वल रहेंगे, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा, तो रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 के बराबर है तो रूट्स भी 0 के बराबर ही, मतलब दो रूट्स बराबर आएंगे। ईच रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि ये मेरा 0 हो चुका है तो माइनस b/2a आ चुका है मेरे पास, रियल एंड इक्वल। और अगर ये 0 से छोटा आ गया है d, दैट मींस मेरा अंडर रूट जो है ना वो नेगेटिव बन चुका है। और अगर अंडर रूट मेरा नेगेटिव आ गया तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव क्लास 11th वो आएगा आपका कॉम्प्लेक्स। अब एक सवाल मेरे पास यहां पे मुझे बोला गया है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट। मुझे इक्वल रूट की कंडीशन अगर दी गई है तो मेरा यहां पे d बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि इक्वल रूट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है d, जो कि मेरा बराबर हो जाएगा 0 के। तो वही चीज मैं यहां पे लगा देता हूं, a b c, तो b स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a ये रहा और c मेरा ये रहा प्लस 2, ये बराबर आ गया है 0 के। यहां से मैं इजिली k स्क्वायर की वैल्यू अगर देखता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? 16 के बराबर, जो उधर जा चुका है। तो k की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास प्लस माइनस 4 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट जब मैं करता हूं मेरे पास दो वैल्यू आती है, तो मेरा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से समझना। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सवाल आ चुका है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं वो एक ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर x है तो कुछ ये कंडीशन आ गई मेरे पास। पहली चीज तो मेरे पास फॉर्म हो गई, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी इसका सम इसके रेसिप्रोकल के साथ किसके बराबर आ गया है? 216/21। अब ये जो 216/21 यानी कि 58/21 के बराबर आ चुका है। अब मुझे इसको ही यहां पे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको यहां पे y मान लेता हूं, तो अगर ये y है तो प्लस 1/y इक्वल्स टू 58/21 मेरे पास आ चुका है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू निकालनी है मुझे सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे फ्रैक्शन यहां पे फाइंड करना है। और सिर्फ अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है तो अब मैं यहां से वो काम इजीली कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 58/21y, और यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिससे आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास दो आंसर आएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अब एक ये रहा सवाल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है ये। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखना, क्या बोला गया है? इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, यानी 2800 किलोमीटर की वो फ्लाइट है, तो ये रहा मेरा फाइनल डिस्टेंस। An aircraft was slowed down due to bad weather. If the average speed is reduced by 100, मान लेते हैं पहले स्पीड थी x, डिस्टेंस 2800 था, अब स्पीड हो गई x माइनस 100, डिस्टेंस अब भी 2800 है। By doing so, the time of flight increases by 30 minutes. 30 मिनट से टाइम इंक्रीज हो गया, 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ आवर से टाइम इंक्रीज हो चुका है, आधे घंटे से टाइम इंक्रीज हो चुका है। अब टाइम की बात चल रही है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू होगी स्पीड बाय और डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए इस केस में मेरा टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया है मेरे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 2800 बाय x। इस केस में क्या हो गया? अगेन 2800 बाय x माइनस 10।
x माइनस 100, क्योंकि ये किया है। अब ध्यान से सोचो, इस केस में मेरे पास भाई ज्यादा लगेगा टाइम। अगर मेरे पास इस केस में ज्यादा लग रहा है टाइम, तो अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पे मुझे कम टाइम लग रहा था, यहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है। और कितना टाइम लग रहा है? आधा घंटा। और ये आ चुकी है मेरे पास ये इक्वेशन। सो आई होप कि किस तरीके से मैंने यहां पे इक्वेशन फॉर्म करी है अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में जाना, एक्स की वैल्यू निकालना, मुझे वहां पे जाके यहां से आपको क्या बताना है, फाइंड द फाइनल ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है। ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी कि 2800 बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप इजीली आप कर सकते हो अगेन मिड टर्म स्प्लिटिंग से। सो आई होप मैंने जल्दी जल्दी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। और इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से मेरी फाइनल इक्वेशन फॉर्म होगी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा सा पार्ट होता है, उसके बाद सॉल्व उसको कोई भी कर लेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाना, इन दोनों ही क्वेश्चन के उन्हें आंसर जरूर देना। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से वीडियो में। ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम ग्रुप को। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।